हेलो बच्चों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपना प्यारा सा चैनल तनु क्लासेस में। आज की इस वीडियो लेक्चर में बच्चों बात करने वाले हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में। और आज हम लोग बात करेंगे पांचवा लेक्चर, यानी ये होने वाला आपका पांचवा पार्ट। इससे पहले पहला, दूसरा और तीसरा, लास्ट चौथा पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है बच्चों। जिन जिन बच्चों ने अब तक नहीं देखे वो जाकर के सबसे पहले प्ले लिस्ट में जाइए चैनल के, और वहाँ जाकर के सबसे पहले इन सारे पार्ट्स को विजिट कीजिए, वहाँ सीन कीजिए, अच्छी तरह से समझिए, तब आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली। आइए सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, कोई रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट पार्ट यानी जो चौथा भाग था उनमें हम लोगों ने क्या क्या चर्चाएं की थी। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था। लास्ट भाग यानी जो चौथा पार्ट था उसमें हम लोगों ने बात किया था गोलीय दर्पण के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं बच्चों। हम लोगों ने सबसे पहले बात किया था उसमें गोलीय दर्पण के बारे में, यानी गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर मिरर के बारे में। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से याद होगा गोलीय मिरर क्या होता है, कि वैसा मिरर यानी वैसा दर्पण जिसका जो है क्या है, परावर्तक सतह कैसा हो, परावर्तक सतह कैसा हो, गोलीय हो, परावर्तक सतह गोलीय हो, उसको गोलीय दर्पण बोलेंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोगों ने बात किया था गोलीय दर्पण के प्रकार के बारे में, गोलीय दर्पण के कितने प्रकार हैं इसके, यानी टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो इसके दो टाइप्स के बारे में बात किए थे। सबसे पहला नंबर में बात किया था हम लोगों ने अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर के बारे में, और दूसरा बात किया था उत्तल दर्पण यानी कनकेव कन्वेक्स मिरर के बारे में। कनकेव मिरर अवतल दर्पण और कन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण। ठीक है, इन दोनों के बारे में बात किया था। तो हम लोग अवतल दर्पण में क्या पढ़ा था बच्चों, कि अवतल दर्पण क्या होता है। अवतल दर्पण क्या होता है, इसका बाहरी सतह क्या होती है, कली की हुई रहती है। इसका जो बाहरी सतह है क्या होती है, कली की हुई रहती है। और उत्तल दर्पण का अंदर वाला जो सतह है वो क्या रहता है, कली किया हुआ रहता है। ठीक है, ये सब चीज़ पढ़े थे। उसके बाद हम लोग अवतल दर्पण के प्रयोग यानी उपयोग के बारे में बात किए थे। तो अवतल दर्पण का उपयोग हम लोगों ने सबसे पहले क्या क्या बात किया था, कि हजामती यानी नाई जो है इसका इस्तेमाल करता है ना, हजामती के रूप में। उसके बाद इसका इस्तेमाल ईएनटी जो स्पेशलिस्ट होता है बच्चों, ईएनटी स्पेशलिस्ट यानी कि ईयर, और एन से नोज नाक वाला, और टी से थायराइड यानी गला वाला। इन परेशानी का जो भी इसका पेशेंट रहता है बच्चों, तो वो डॉक्टर क्या करते हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट इस्तेमाल करता है, ताकि बड़ा से बड़ा क्या बने, इमेज बने, प्रतिबिंब बने, और छोटा सा भाग का बड़ा प्रतिबिंब बन के उसको डॉक्टर को जो है अच्छी तरह से नजर आ जाए। अवतल दर्पण के बारे में और भी पढ़े थे बच्चों, कि अवतल दर्पण का उपयोग किस में किया जाता है, सोलर कुकर में किया जाता है। किस में, सोलर कुकर में। क्योंकि अवतल दर्पण क्या करता है बच्चों, अवतल दर्पण क्या करता है, वो प्रकाश की किरण को एक जगह क्या कर दिए, अभिसरित अभिसरित कर देती है, यानी एक जगह जमा कर देते हैं। इसलिए इसका इस्तेमाल किस में किया जाता है, सोलर सोलर कुकर में किया जाता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद अवतल दर्पण का उपयोग हेडलाइट के रूप में किया जाता है, गाड़ियों में हेडलाइट के रूप में। ठीक है, हेडलाइट के रूप में किया जाता है। और उसके बाद उत्तल दर्पण की बात जहाँ तक किया है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग किस में किए थे बच्चों, कि सबसे पहला नंबर में उत्तल दर्पण का उपयोग जो है साइड मिरर के रूप में किया जाता है। किसके रूप में, साइड मिरर के रूप में। और एक बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन मैंने बताया था आप लोगों को, बोर्ड की नज़र से, बोर्ड की दृष्टि से, कि सबसे पहला क्या, कि साइड मिरर का इस्तेमाल, साइड मिरर के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, या वाहनों में साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। तो वहाँ पर आंसर क्या करेंगे बच्चों, क्योंकि उत्तल दर्पण जो है हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी बनाता है, और कैसा बनाता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो सीधा बनाता है तो क्या होगा हमेशा, और सीधा तो बनाएगा, उसके साथ साथ क्या बनाता है, प्रतिबिंब बहुत छोटा भी बनाता है, ताकि क्या है, एक बड़े से पार्ट का, एक बड़े से क्षेत्र का क्या हो जाए, एक बड़े से क्षेत्र में जितना भी गाड़ी चले, जितने भी लोग हैं, उनका क्या हो जाए, इमेज प्रतिबिंब जो है क्या आसानी से आ जाए उस दर्पण के सामने, उस दर्पण के अंदर। ठीक है, तो इसलिए इसका इस्तेमाल क्या किया जाता है बच्चों, साइड या मिरर के रूप में किया जाता है उत्तल दर्पण का उपयोग। और उसके बाद उत्तल दर्पण का उपयोग और भी हम लोगों ने पढ़ा था, कि उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग ये क्या बोलते हैं, रोड स्ट्रीट लाइट के रूप में, स्ट्रीट लाइट्स। ठीक है बच्चों, स्ट्रीट लाइट्स या रोड लाइट्स, रोड में जो लाइट्स रहते हैं ना बच्चों, उसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है, उत्तल दर्पण का। क्यों, अगर कोई पूछ ले कि स्ट्रीट लाइट्स के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है क्यों, तो हम लोग वहाँ पर बात करेंगे कि क्योंकि उत्तल दर्पण क्या करती है, किरणों को क्या कर देती है, फैला देती है चारों तरफ, फैला देती है, जिस कारण क्या होता है, पूरा रोड में रोशनी क्या होती है, आने लगती है, पूरा रोड रोशन हो जाता है उसकी वजह से। इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है साइड में, स्ट्रीट लाइट के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, ये सारा चीज़ हम लोगों ने बात कर लिया था, उपयोग के बारे में बात कर लिया था। तो आइए जब हम लोग करने वाले हैं क्या, खेल कूद। कौन सा खेल कूद करेंगे हम लोग, तो हम लोग खेल कूद करेंगे आज बच्चों, किरण किरण और किरण और गोलीय दर्पण के बीच खेल कूद करेंगे। किस में एक प्रकाश की किरण लेंगे, और एक दर्पण लेंगे। कौन सा, गोलीय दर्पण में दो दर्पण होता है ना बच्चों, दो होता है। एक नंबर में होता है क्या, अवतल, और एक दूसरा नंबर होता है उत्तल। ठीक है,
उत्तल। तो इन दोनों के बीच हम लोग क्या करेंगे, आज किरण का खेलकूद करेंगे। ये वाला टॉपिक अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया तो समझ लिए आप सारा टॉपिक समझ जाएंगे, पहला और दूसरा चैप्टर का। क्यों, तीसरा चैप्टर में भी वही काम आने वाला बच्चों, आई वाली यानी नेत्र वाला चैप्टर में। क्योंकि क्योंकि इससे ही सारा प्रतिबिंब बनने वाला, कि किसी को किसी वस्तु को अगर फोकस पर रख दे, किसी वस्तु को अगर केंद्र पर रख दे, या फोकस पर रख दे, या कभी ध्रुव पर रख दे, या अनंत पर रख दे, या फिर या फिर या फिर दोनों ये सी और पी के बीच में रख दे, या एफ और पी के बीच में रख दे, तो कहाँ पर इसका प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो इसलिए आज का भी टॉपिक क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप लास्ट तक बने रहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं खेलकूद में किन किन किरणों के बाद, कि मतलब कौन सा किरण किधर से आएगी तो टकरा करके किधर जाएगा। देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों, सबसे पहला नंबर, कि कोई भी किरण बच्चों अगर अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगा। हम लोग दो दर्पण पढ़े हैं ना बच्चों, दो दर्पण पढ़े हैं हम लोग। सबसे पहला नंबर में क्या पढ़े हैं, एक अवतल दर्पण। तो दोनों में हम लोग लेंगे एक अवतल और एक उत्तल, ठीक है। दोनों में हम लोग एग्जाम्पल को समझेंगे कि कोई भी दर्पण अगर कोई भी रेज जो है, किरण है बच्चों, अगर क्या हो, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हो, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हो, तो वो परावर्तन के बाद हमेशा किससे जाएगा, फोकस से होकर के जाएगा। ये फोकस से होकर के जाएगा, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद हमेशा फोकस से जाती है। किस दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए। मुख्य अक्ष, ये हो गया मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, आती प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद हमेशा फोकस, ये जो कट रही है ना, ये फोकस से होकर के जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए पढ़ लेते क्या, कि मुख्य अक्ष के समांतर, ये समांतर आ रही है, प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद फोकस से गुजरता हुआ प्रतीत होता है, फोकस से गुजरता हुआ प्रतीत होता है। ये इस तरह से जाएगा, ये आपकी आपतित किरण हुई और ये टकरा करके इधर भाग गया ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर इसको जब कटी हुई बिंदु से दर्शाएंगे ना बच्चों, तो यहाँ पर फोकस से निकलता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है। खेलकूद समझ में आ रहा है आपको। प्रकाश की किरण और दर्पण के बीच हम लोग खेलकूद को समझा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है, बस यही चार पॉइंट आज अच्छी तरह से समझा देंगे बच्चों। उसके बाद आपका सारा इमेज जो है, प्रतिबिंब आप आसानी से बना लेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या बताया बच्चों, कि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण हमेशा किससे जाती है, फोकस से होकर के जाती है। वास्तव में फोकस से होकर के जाती है, लेकिन उत्तल दर्पण में जो होता है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण किससे जाती हुई प्रतीत होती है, फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम लोग दूसरा पॉइंट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, कि दूसरा पॉइंट क्या है, कि कोई भी किरण अगर फोकस से होकर के आए तो किधर जाएगा। ये हो गया आपका उत्तल दर्पण। हर केस में हम लोग दोनों को दिखाएंगे बच्चों। ये हो गया एक नंबर, दूसरा में हो गया उत्तल वाला का फिगर बना लेते हैं। यहाँ पर अंदर की तरफ से कलेक्ट किया हो रहेगा, ठीक है। ये तो देखिए बच्चों, कि ये आपका अवतल दर्पण हो गया। इसमें क्या है, ये मान लो आपको ऑलरेडी मालूम है, ये आपका फोकस है, ठीक है। तो किसी फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरण किधर से गुजरेगी, तो हमेशा याद रखिएगा, फोकस से आने वाली प्रकाश की किरण, ये आपका फोकस है। फोकस से आने वाली प्रकाश की किरण हमेशा दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है बच्चों। पहला पॉइंट का अपोजिट होगा, पहला जो पॉइंट बताए थे उसका साथ सीधा ये उल्टा है। कैसे उल्टा है, देखो पहला में क्या था बच्चों, कि पहला में क्या था, कि अगर समांतर आएगा तो फोकस से होकर के जाएगा, लेकिन इसमें क्या है, अगर फोकस से होकर के आ रही है किरण तो हमेशा क्या बन जाएगा, वो समांतर बन जाएगा, ठीक है बच्चों। इसी तरह से इसमें भी देख लेते हैं हम लोग उत्तल दर्पण में। देखो मुख्य अक्ष के समांतर, ये पहले वाला केस में था, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका फोकस है, मान लीजिए ये फोकस है। तो हम लोग क्या जानते हैं, कि मुख्य ये उत्तल दर्पण में फोकस कैसे होती है, आभासी होता है दर्पण के पीछे की तरफ। तो मान लीजिए एक किरण आ रही है फोकस की तरफ, मान लीजिए एक किरण आ रही है ऐसे करके फोकस की तरफ, ठीक है। ये फोकस की तरफ, देखिए फोकस की तरफ जा रही है ना, तो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। देखिए कोई किरण मान लो इधर से ऐसे आ रही है, देखिए फोकस की तरफ जा रही है ऐसे करके, ठीक है। ये दूसरी किरण है ऐसे जा रही है, तो ये टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसी तरह से यहाँ पर मान लीजिए एक किरण आ रही है, ये किरण यहाँ पर और दर्शाते हैं अच्छी तरह से। यहाँ पर देखिए अवतल दर्पण में देखिए एक किरण आ रही है फोकस से होकर के, ये फोकस से होकर के जा रही है, तो ये परावर्तन के बाद क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। तो हम लोग को यही याद रखना है कि दर्पण चाहे कुछ कोई भी हो, अवतल हो या उत्तल, अगर कोई किरण फोकस से होकर के आ रही है या फोकस से निकलता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो वो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर हो गया, यहाँ भी मुख्य अक्ष के समांतर हो गया, यहाँ भी देखिए मुख्य अक्ष के समांतर हो गया, हुआ कि नहीं, और यहाँ पर भी मुख्य अक्ष के समांतर हो गया, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे मुख्य अक्ष के फोकस से होकर के जाने वाली किरण परावर्तन के बाद हमेशा कैसी हो जाती है, हमेशा
मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, 2 पॉइंट हो गया बच्चों। अब हम लोग तीसरा नंबर में हम लोग जानने वाले हैं, तीसरा नंबर में जानने वाले हैं कि अगर कोई अभिलंब किरण हो, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र से होकर के जाने वाली किरण हो। देखिए ऐसे हो गया एक, और उसके बाद हो गया एक उत्तल दर्पण, ये हो गया बच्चों। ठीक है, ये हो गया इसका मुख अक्ष, ये भी हो गया इसका मुख अक्ष। अब हम लोग देखते हैं कि कोई प्रकाश की किरण अगर केंद्र से, ये हो गया आपका केंद्र, मान लीजिए सी, और ये हो गया एफ। ठीक है, अगर कोई किरण किससे होकर के जा रही हो, केंद्र से होकर के जा रही हो, केंद्र से जाने वाली किरण क्या होती है तो बच्चों दर्पण पर लंब होती है। तो मान लो ये किरण जा रही है आपका केंद्र से होकर के, इस तरह से दर्पण पर पड़ी, दर्पण पर पड़ी, तो ये जो है किरण दर्पण पर कैसी होती है, लंबवत होती है। तो हम लोग जानते हैं लंबवत किरण दर्पण से क्या होती है, जब परावर्तित होगी तो ये इसका डायरेक्शन कोई चेंज नहीं होगा, इसी डायरेक्शन पर वापस आ जाएगा। ठीक है, ये इधर से जा रही है तो इधर से ही वापस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखते हैं, इसका ये मान लो सी है और यहाँ पर एफ है, तो ये किरण एक आ रही है ऐसे करके, कहाँ पर जा रही है वो टकराने के लिए, ऐसे जा रही है एफ सी की तरफ। ठीक है, तो ये इसी मार्ग में वापस चल जाएगा, इसी मार्ग में जाएगा और इसी मार्ग में वापस आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया अच्छी तरह से। तो हम लोग को ये पॉइंट याद रखना है तीसरा नंबर में कि कोई भी प्रकाश की किरण अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र से होकर के गुजरे तो वो परावर्तन के बाद उसी मार्ग में वापस लौट आएगी, यानी कि उसका कोई भी मतलब डिफ्लेक्शन नहीं होगा, मतलब कि मुड़ेगा नहीं बच्चों। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है? सारा 3 पॉइंट जो है 1 2 3 अच्छी तरह से समझ में आ गया आपको। तो बढ़ते हैं लास्ट और चौथा पॉइंट, ये खेलकूद का चौथा पॉइंट था, किरण और दर्पण के बीच। तो ये तीसरा पॉइंट आपको कैसे याद रखेंगे कि कोई भी किरण अगर वक्रता केंद्र से होकर के गुजरेगा तो दर्पण से परावर्तन के बाद उसी मार्ग में वापस आ जाएगा। ठीक है, ये चारे जितना भी पॉइंट बताना है बच्चों आपको अच्छी तरह से याद रखना है, क्योंकि इमेज जब बनाएंगे, प्रतिबिंब जब बनाएंगे दर्पण में, तो इसका इस्तेमाल होने वाला है। जब मैं आपको बोलूँगा बच्चों कि एक किरण है और वो जा रही है फोकस से होकर के, तो आपको तुरंत आ जाना चाहिए कि फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण कैसी होती है, मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। मैं कभी बोलूँगा कि एक किरण है वो आ रही है किसकी तरफ, कि केंद्र, वक्रता केंद्र की तरफ, तो आप लोग तुरंत कहना चाहिए कि जो भी किरण वक्रता केंद्र की तरफ आती है तो वापस उसी मार्ग में चली जाती है। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। अब लास्ट जो पॉइंट है बच्चों वो चौथा पॉइंट है कि अगर कोई किरण कैसी आ रही है, तिर्यक आ रही है, मतलब तिरछी होकर के आ रही है। देखो ये बना दिया आपका अवतल दर्पण, ये हो गया आपका उत्तल दर्पण, ये इसका मुख अक्ष है, ये इसका मुख अक्ष हो गया। अब कोई किरण कैसी आ रही है बच्चों कि ये क्या बोलते हैं, तिर्यक आ रही है, यानी कि तिरछी होकर के आ रही है। तो जिस कोण से होकर के आएगा बच्चों उतना ही कोण करके बना के चले आएगा। देखिए एक कोण आ रही है ध्रुव पर इस तरह से, ठीक है बच्चों, ये पोल पर, तो जितना डिग्री का एंगल बनाएगा उतना ही एंगल बनाते हुए वापस चल जाएगा। ठीक है, ये ध्रुव का, कि देखिए ये इस तरह से आ रही है, तो ये जो है बच्चों इस पर क्या है, लगभग लगभग लंब है, तो ये जो है इसके साथ लंब के साथ आई कोण बना रहा है, तो यहाँ पर जो है क्या आर कोण बनाएगा, और आई इक्वल्स क्या हो जाएगा, आई इक्वल्स आर, क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम से। ठीक है बच्चों, उसी तरह से हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि कोई किरण अगर इसके ध्रुव पर पी पर आएगी तो इसी तरह से इतना ही कोण बना करके वापस चले जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? देखिए पहला नंबर अवतल में क्या था कि पोल पर आएगा तो चला जाएगा, और इसमें भी वैसा ही है कि कोई भी किरण अगर प्रकाश की किरण किस पर ध्रुव पर आएगी तो वह उसी मार्ग में, मतलब उतना ही कोण बना करके क्या हो जाएगा, वापस बना जाएगा। अगर यहाँ पर आई बना रहा है तो यहाँ भी आई के बराबर ही कोण बनाएगा, यानी आर। और यहाँ पर अगर मान लिया 30 डिग्री बन रहा है तो यहाँ भी 30 डिग्री है, यहाँ पर अगर 50 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पर भी 50 डिग्री बराबर का एंगल बनाते हुए चला जाएगा। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, लेकिन एक बार थोड़ा सा बात कर लेते हैं पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, तो पहला में हम लोगों ने क्या बात किया था बच्चों कि पहला में बात किया था कि कोई किरण अगर मुख अक्ष के क्या हो, समांतर हो, क्या मुख अक्ष के समांतर हो, तो वो क्या हो जाती है, हमेशा फोकस से होकर के गुजरती है। दूसरा पॉइंट में क्या बात किए थे बच्चों कि कोई भी किरण अगर फोकस से होकर के आए तो वो क्या हो जाती है, मुख अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख अक्ष के समांतर। देखिए ये दोनों क्या है बच्चों, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। इसमें था कि अगर समांतर आ रही है तो फोकस से होकर के गुजरेगा, अगर फोकस से होकर के आ रही है तो समांतर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट में हम लोगों ने बात किया था, तीसरा पॉइंट में अभिलंब यानी वक्रता केंद्र अगर सी से होकर के गुजर रही है तो वापस उसी मार्ग में सेम मार्ग, मतलब सी से ही वापस चला जाएगा, मतलब सी से ही वापस चल जाएगा। ठीक है, इसमें सेम है यानी बराबर है, सी से आ रहा है तो सी से ही चला जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें?
नहीं ना बच्चों। तो पहला दूसरा एक दूसरे का अपोजिट हो गया, और तीसरा में क्या हो गया, बराबर हो गया, सी से आ रहा है तो सी से ही चले जाएगा। और चौथा जो पॉइंट था, चौथा, इसमें हम लोगों ने क्या बात किया कि कोई भी प्रकाश की किरण अगर क्या ध्रुव पर यानी पी पर आ रही है तो जितना एंगल बनाता हुआ आ रहा है उतना एंगल बनाता हुआ वापस चले जाएगा। ठीक है बच्चों, जितना भी ही एंगल बनाते हुए आ रहा है उतना ही एंगल बनाता हुआ क्या हो जाएगा, दर्पण से परावर्तित हो जाएगा। तो आई थिंक आपको आज का सारा पॉइंट्स अच्छी तरह से, ये चारों पॉइंट्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे बच्चों कि दर्पण में किस तरह से प्रतिबिंब प्राप्त होगा, कि किसी वस्तु को अगर एफ पर रख दे तो कहाँ बनेगा उसका प्रतिबिंब, किसी को सी पर रख दे, किसी को पी पर रख दे, एफ और सी के बीच रख दे तो कहाँ पर बनेगा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो ये 4 पॉइंट अगर आपको अच्छी तरह से मालूम हो जाएगा, अगर अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाएगा, हाथ में बैठ जाएगा, तो आप आसानी से सारे के सारे इमेज को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए आपको सारा पॉइंट, इन चारों पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद रखना है। पहला पॉइंट में आपको फिर बोल देता हूँ कि अगर मुख अक्ष के समांतर आएगा तो फोकस से होकर के गुजरेगा। अगर दूसरा में क्या है, अगर फोकस से होकर के आ रहा है तो मुख अक्ष के समांतर हो जाएगा। अगर सी से होकर के आ रहा है तो सी से ही चला जाएगा। और अगर पी पर आ रही है तो जितना एंगल बनाता हुआ आ रहा है उतना ही एंगल बनाता हुआ वापस चले जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। आप क्या 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 काम करेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स को क्या हो, लाभ पहुँचे हमारे इन वीडियोस का। और आपका जो अपना चैनल है तनु क्लासेस, ये क्या हो जाए बच्चों, आपके लिए अच्छा से अच्छा मटेरियल आपके लिए लेकर के आए। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।